बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकैट सेशन में एक बारी फिर से खुशामदीद। हम बात को आगे लेकर जाते हैं जहां से हमने पिछली बारी बात को ख़त्म किया था। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया कि हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या जानते हैं, कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज और फिर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देखी और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम आगे चल रहे हैं और हमने बात करनी है कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं। तो हम एक एलिमेंट लिख लेते हैं x के अंदर हम z और a दो टर्म्स हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो z लिखा हुआ है ना जी, इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर जो होता है ना, इसके कुछ मतलब होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब हो सकता है कि उस एटम के पास प्रोटॉन्स कितने, इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल फॉर्म, यानी कि अगर उस पर कोई चार्ज ना हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये भी हमें पता लग जाता है एटॉमिक नंबर से। एक बात यहां पर ये याद रहे कि न्यूट्रल फॉर्म में एटम होना हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता, या तो वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है या फिर नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है। तो चलें अब दोनों को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे जाकर हमें परेशानी ना हो। तो अब ये देखें जरा कि अगर कोई एटम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है ना जी, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, तो उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सही जी। और अगर कोई स्पीशी नेगेटिव आयन की फॉर्म में है तो फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे। सही थी बात। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ से आया था पास पेपर में, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो बल्कि अभी कर लेते हैं, ज्यादा देर क्यों करनी है। तो एक सवाल मुझे ऐसे ही याद आ गया। सवाल ये था कि हाइड्रो ऑक्साइड चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड मिल रहा है CH3Br के साथ और बना रहा है इस तरीके से। आपको याद हो, अगर वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता था, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती थी, ये वाला। सही, ऐसे था, ऐसे बन रहा था। वो कहता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस ट्रांजिशन स्टेट। तो ऑप्शन उसने लिखे थे 0, बीटा +1, चार्ली -1, डेल्टा +2। ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा आइडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सवाल आ गया। अब सवाल पे लोग ना वो समझे कि भाई ये तो हमने तो इस पे कभी चार्ज देखा नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ तो चार्ज होगा नहीं। तो ये गलत हो गया था सवाल। असल में जो सवाल था ना, उसका ओरिजिन ये रहा, ये था सवाल का ओरिजिन। सवाल का ओरिजिन ये था कि भाई अगर कभी भी प्रोटॉन जो हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर होंगे ना, तो स्पीशी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा हुए तब भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें CH3Br, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। OH के ऊपर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना जी, अब वो ज्यादा ही है, जब तक कि वो निकलेगा नहीं ना तब तक वो ज्यादा ही है। तो जब इस नेगेटिव चार्ज ने आगे बॉन्ड बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं प्रोटॉन के बराबर है, सिस्टम सारा न्यूट्रल था। एक नेगेटिव की वजह से अब इस स्पीशी के पास जितने प्रोटॉन हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इस स्पीशी पर -1 चार्ज था जी। और यहां पर आपका सही जवाब होना चाहिए था चार्ली, ऑप्शन -1। सही जी। तो ये सवाल ऐसे ही मुझे याद आ गया। चलें, हमने इसे डिस्कस कर लिया। तो एटॉमिक नंबर के हवाले से हमारी बात क्लियर है कि न्यूट्रल एटम में मामलात ऐसे रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की अगर बात करें तो फिर हालात जो है ना वो इस तरह हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। सही है जी बात। चलें आगे चल पड़ते हैं, एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास जो है ना वो हमें क्या बता रहा है? वो बता रहा है प्रोटॉन्स की तादाद जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर जो हैं
वो एटॉमिक मास को बताते हैं। इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहेंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स का जिक्र किया जा रहा है। अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद मिल जाती है। इससे भी सवाल आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो भाई एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब इस हवाले से 3 बातें और मेरे जहन में आती हैं, मैं उनको लिख लेता हूं। पहली बात आती है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं पढ़ा है हमने तफसील में, तो मैं सिर्फ एक लाइन में लिखकर आगे चला जाऊंगा। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। सही जनाब। एक और रिलेटेड टर्म क्या आ गई, आइसोबार। आइसोबार, बार ना मैस को कहते हैं, सही है जी। बार किसे कहते हैं, मैं। आइसोबार का मतलब सेम मैस। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा तो आप कहेंगे आइसोबार है। सही जनाब। मिसाल के तौर पर अगर हम आर्गॉन 40 देख लें और कैल्शियम 40 देख लेते हैं। कैल्शियम 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गॉन का 18, दोनों आइसोबार हैं। तीसरे वाले कौन से हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स हो गए। आइसोटोन्स के क्या हालात हैं, आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर चाहे डिफरेंट हो जाए, एटॉमिक मास चाहे डिफरेंट हो जाए, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद सेम रहेगी, तो फिर उसे क्या कह देंगे कि ये आइसोटोन है। क्लियर हो गई जी बात। आइसोटोन में आप कोई से 2 एटम ले सकते हैं जिनके अंदर आपको, फॉर एग्जांपल मुझे याद आ गया C614 देखें, इसमें 8 न्यूट्रॉन हैं, और 8O16 देखें, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। कैसे निकाल रहा हूं मैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करके, तो वो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो ये दोनों में न्यूट्रॉन बराबर हैं, ये आइसोटोन हो गए। तो आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आइसोबार का क्लियर करें, आइसोटोन्स का क्लियर करें। ये 3 बातें हो गई जनाब। अब इसी तरीके से चौथी बात जो अलग से मैंने कहीं बताई थी लास्ट टाइम, वो क्या थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वो क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी, सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ना इनमें से कुछ भी हमें पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा आइसोटोन है, किसमें न्यूट्रॉन सेम है, किसमें प्रोटॉन सेम है। कई दफा ऐसा सवाल पूछता है कि किसमें प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या किसमें न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो इस आइडिया को क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ 5 के करीब सवाल लिखे हैं। इन सवालों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे हमारा ये वाला जो मामला है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी इस टॉपिक की, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट O2 पॉजिटिव एंड N2। O2 पॉजिटिव और N2 के बारे में क्या बात सही है। अल्फा ऑप्शन देखें, नंबर ऑफ एटम्स, क्या इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, N2 में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। ये दोनों तो सेम लग रहे हैं जी हमें। O2 पॉजिटिव 2 होना चाहिए ना यहाँ पर, बल्कि चलें इससे भी काम चला लेते हैं। बीटा ऑप्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। देख लेते हैं कैसे पता लगेगा जी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये रही जगह मेरे पास, मैं इधर हल कर रहा हूं सवाल को। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ऑक्सीजन 2 हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन 2 हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 7। टोटल कितना हो गया जी, 14 हो गया। ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। +1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 15, नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है,
तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन है 14, नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 15, इन दोनों के पास सेम। व्हाट इज ट्रू अबाउट O2 पॉजिटिव एंड N2, क्या इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं? तो हमने कहा नहीं जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या सेम है इनके पास? चार्ली ऑप्शन, तो हमने देखा कि भाई प्रोटॉन 16 हैं ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास 14 हैं, तो इनके पास प्रोटॉन्स भी सेम नहीं है। डेल्टा ऑप्शन, ए एंड बी, क्या ए और बी दोनों सेम है? नहीं जी, तो हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स सेम मिल रहे हैं, तो फिर हमने कहा अल्फा ऑप्शन सही है। इन दोनों के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं। अल्फा ऑप्शन टिक कर लिया मैंने। आगे चलते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन हैज न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि कहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं। सही जी, देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास। अल्फा ऑप्शन देखें, अल्फा ऑप्शन में एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास तो न्यूट्रॉन ही नहीं है। जब न्यूट्रॉन ही नहीं है तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा होने का जो इम्कान है वो तो बन ही नहीं रहा। बीटा ऑप्शन देखें, 2 एटॉमिक मास है, 1 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कि इसके पास एक न्यूट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। अब हमें तो चाहिए था कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कम हो, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर हैं, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा। चार्ली ऑप्शन देखें, 1H3 पॉजिटिव, एटॉमिक मास कितना है? 3 है, एटॉमिक नंबर है 1, तो जवाब आ गया 2। न्यूट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन से, अब प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए इलेक्ट्रॉन से। 1H3 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 0, तो 1H3 पॉजिटिव मुझे सही जवाब लग रहा है। लेकिन फिर भी डेल्टा को हल कर लेते हैं। डेल्टा हीलियम, एटॉमिक मास कितना? 4, एटॉमिक नंबर 2, न्यूट्रॉन्स कितने? 2। आपने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो ये जवाब भी सही नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या हो गया जी? चार्ली ऑप्शन। अगला सवाल देखें, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के बारे में क्या बात हमेशा सही होती है? हमेशा का मतलब है कि उसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो क्या एक न्यूट्रल एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई शर्त नहीं है। अभी पिछली एग्जांपल में देख लें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं आए थे। बीटा ऑप्शन, क्या न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में हमेशा बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या बराबर होते हैं? कोई शर्त नहीं है जी, और सारे ही बराबर हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस तरह तो पीरियोडिक टेबल बड़ा लिमिटेड सा हो जाएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया बीटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं जी, द पेयर दैट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से किस पेयर में इलेक्ट्रॉन्स सेम है? तो बहुत जरूरी है कि आपको एटॉमिक नंबर आते हों, वरना बात नहीं चल सकती। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्यूमिनियम का 13। 12 में से 2 माइनस किए 10 मैग्नीशियम के पास, 13 में से 2 माइनस किए 11 एल्यूमिनियम के पास। 10 मैग्नीशियम के पास हैं, एल्यूमिनियम के पास 11 हैं, सेम नहीं है जी, कांटा लगा दें। फॉस्फोरस 15, ऑक्सीजन 8, 15 प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो 15 प्लस 3 18 हैं फॉस्फोरस के पास, और 8 प्लस 2 10 हैं ऑक्सीजन के पास। 18 और 10 बराबर नहीं होते, कांटा लगा दें जी। क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, आर्गॉन पे कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा, आर्गॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। आर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 प्लस 1, 17 माइनस 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 18 हो गए। तो भाई चार्ली में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नजर, सॉरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। डेल्टा ऑप्शन देखें, हीलियम 2He प्लस 2, 2He प्लस 2 का मतलब है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, प्लस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम रह गए, तो हीलियम के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिथियम
3 एटॉमिक नंबर है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास बराबर नहीं है, कांटा लगा दें। तो सही जवाब हो गया चार्ली ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का ये है कि द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज सेम फॉर, हमें दिए गए हैं दो तरह के आयन्स, काफी सारे ग्रुप दिए गए हैं। हमें पूछा गया है कि इनमें से किस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो आपस में बराबर आ रही है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो कैसे निकालेंगे? आपने सबसे पहले तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और फिर उसे आपने न्यूट्रॉन को डिवाइड कर देना है कि प्रोटॉन कितने हैं। सही जनाब, तो जवाब आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं A-Z/Z, ऐसे कह लें, तो इस तरह भी सही है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हमने हर एक के न्यूट्रॉन निकालने हैं। अल्फा ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन के पास 0, सही है जनाब, हाइड्रोजन के पास 0 आ गए, और 0 बटा प्रोटॉन 1 आ गया। हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। क्या ये दोनों जवाब सेम आएंगे? नहीं जी, कांटा लगा दें। बीटा ऑप्शन देखें, बीटा के पास न्यूट्रॉन कितने? 6, प्रोटॉन कितने? 6, और ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन कितने? 8, प्रोटॉन कितने? 8। क्या ये दोनों जवाब सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं जी। 6/6 1 आता है, 8/8 1 आता है। बाकी भी देख लें। चार्ली ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन में न्यूट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 7, और एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन कितने? 7। फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन का ना 19 होता है जी, फ्लोरीन होता है 19। अच्छा 19 है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 10, प्रोटॉन कितने हैं? 9। तो 10/9 ये 1.1 के करीब आएगा, 7/7 1 आएगा। दोनों का जवाब 1 नहीं आ रहा या इक्वल नहीं आ रहा, तो हमने इसे कांटा लगा दिया। आगे चल पड़ते हैं, लिथियम को देखें। लिथियम के पास एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो 4 न्यूट्रॉन आते हैं, और प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। सोडियम को देखें तो सोडियम के पास 12 न्यूट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं। ये दोनों जवाब भी सेम नहीं आ रहे, तो सेम सिर्फ एक ही जवाब आया, 6/6 8/8। तो हमने इसे टिक लगा दिया कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो कार्बन 6C12 और ऑक्सीजन 8O16 के लिए बराबर है, बाकी के लिए बिल्कुल बराबर नहीं है। थोड़ा सा कभी करीब करीब लग रहा था ये हमें, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जब तक एग्जैक्टली इक्वल का ऑप्शन हमारे पास है तो जाहिर बात है कि हमने उसे ही टिक करना है, उसके अलावा तो हम टिक नहीं कर सकते जी। आगे चलते हैं, अब हमने बात करनी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो हेडिंग डाल लेते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को समझने के लिए पहले हमें ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स देख लेंगे। इस हिस्से में हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ध्यान दें। और फिर इन ऑर्बिटल्स की ही एप्लीकेशन है असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहाँ पर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि हमें ना क्लियर हो जाए कि ऑर्बिटल्स क्या हैं, किस तरह लगे हुए हैं, और उनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले मैं ये फाइनल कर लूं कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल है स्पेस विद 95% चांस टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल जी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस जो है वो 95% होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का चांस है ना, वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। ये श्रोडिंगर ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम की जा सकती। इसी को बाद में रीइंफोर्स किया हाइजेनबर्ग ने। तो ये कॉम्प्लेक्स फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर जो ऑर्डिनरी फिजिक्स है उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं
यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनका बिहेवियर भी नॉर्मल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो श्रोडिंगर ने कहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर भी नॉर्मल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका जो बेसिक पॉस्टुलेट है वो क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर है, बस उसको ढूंढने का एक 95% चांस आपको पता होता है और उस जगह को आप ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा, अब इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ क्वांटम नंबर लिख रहा हूं। पहले क्वांटम नंबर को मैं नाम दे रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसे मैं लिख लेता हूं n से। सही है जनाब। इसके बाद मैं लिख लूंगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसे मैं जाहिर कर लेता हूं L से। फिर बाद में थोड़ी देर बाद M की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन दो क्वांटम नंबर की मैं बात कर रहा हूं। हर क्वांटम नंबर के फायदे क्या हैं, शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है, इट इज द नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, आप कुछ भी कह लें। जो n है ना, वो या तो आप उसे एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या शेल कह सकते हैं, या ऑर्बिट कह सकते हैं। अच्छा, अब n की वैल्यू जो होती है ये नॉन जीरो होती है, जीरो नहीं हो सकता। शेल कभी भी जीरो नहीं होगा, शेल कम से कम 1 होता है। नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होती है n की वैल्यू, यानी कि ये हो सकती है +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। सही है जनाब, जीरो नहीं हो सकती, माइनस में भी नहीं हो सकती। अब n से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, n से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट रेडियस ऑफ शेल। वो कैसे मिलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, बल्कि इक्वल ही कर देते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम ओवर n स्क्वायर। सही जी। n से हमें एनर्जी ऑफ शेल भी पता लग सकती है। वो कैसे पता लगेगी, -1313.31 और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर देते हैं। सही जी, यहाँ पे n स्क्वायर मल्टीप्लाई में है जी। अच्छा जनाब, आगे की तरफ चलेंगे तो एनर्जी भी आ गई। अगर हमें n पता होगा तो हम 2n स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ये भी पता लग सकता है। आगे चल पड़ते हैं, हम n स्क्वायर भी कर सकते हैं। n स्क्वायर से क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। तो एक शेल में आप ऑर्बिटल्स भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर n की वैल्यू 1 रखें तो जवाब 1 आता है, 2 रखें तो 4 आता है, 3 रखें तो 9 आता है, 4 रखें तो 16 आता है। यानी कि पहले शेल में एक ऑर्बिटल है, दूसरे में 4 हैं, तीसरे में 9 हैं, चौथे में 16 हैं। इसी तरीके से 2n स्क्वायर को हल करें तो ये जवाब आ जाता है 2, 8, 18, 32। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। वो कहता है कि जनाब तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल है, ये बता दें। वो कहता है चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप कहेंगे 32। वो कहता है कि जनाब एनर्जी का फार्मूला लिखें, तो फिर आप बता देंगे ये वाला। वो कहता है जी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल निकालने का फार्मूला लिखें, या फिर वो कहता है कि नंबर ऑफ सब शेल निकालने का फार्मूला, वो भी तो हो सकता है। तो फिर वो कैसे लिखेंगे आप कहेंगे n-1 जो है ना, ये बताता है आपको कि सब शेल इन ए शेल कौन सा है। सही जनाब। तो काफी इंफॉर्मेशन n से पता लगती है। एक और इंफॉर्मेशन भी देखते हैं जो n से हमें पता लगती है। n से हम एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना जी, कौन से वाला, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये सब एक्सप्लेन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इन सब की एक्सप्लेनेशन मिलती है। इन सब की एक्सप्लेनेशन कैसे मिलती है इसके हवाले से भी देख लेते हैं। चलें जनाब, मैं अगर ऐसे पूछ लूं कि बाल्मर सीरीज is formed when an electron jumps from higher energy orbital, ऑर्बिट कर लेते हैं, टू, तो हम कहेंगे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो जनाब सवाल ये है कि जो ये सारी सीरीज हैं ये कैसे बनती हैं। सीखा होगा आपने कि जनाब होता ये है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम हाइड्रोजन बना लेते हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, उस पर लाइट पड़ती है और ये लाइट उसे कर देती है एक्साइट। एक्साइट होकर वो आगे ऊपर चला जाता है। ऊपर कहाँ? या तो वो सेकंड शेल में चला जाता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जहां वो गया है वहां तो वो अनस्टेबल है। तो अब उसने क्या करना है? उसने वापस आना है। अब वो वापस आ सकता है किसी भी शेल में, लेकिन अगर वो वापस आ जाए पहले शेल में, किसी भी हायर ऑर्बिट से वो वापस आ जाए पहले शेल में, तो अब जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी ना जी, उसका नाम होगा लाइमन सीरीज। अगर वो सेकंड शेल में वापस आया तो बाल्मर, थर्ड में वापस आया तो पास्कन, फोर्थ में वापस आया तो ब्रैकेट, फिफ्थ में वापस आया तो फंड सीरीज है। तो बाल्मर सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से वापस आता है। कौन से वाले ऑर्बिट में जनाब? अभी मैंने बताया सेकंड ऑर्बिट में। सेकंड शेल में अगर वो वापस आया तो बाल्मर सीरीज बनेगी। पहले में आया तो लाइमन बनेगी, थर्ड में पास्कन, फोर्थ में ब्रैकेट, फिफ्थ में फंड सीरीज। तो ये सब किस बेस पे एक्सप्लेन हो रहा है? ये एक्सप्लेन हो रहा है एन की बेस पे। नंबर ऑफ शेल कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस बेस पर हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एन से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एन से सिर्फ यहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, अभी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो उसमें भी रूल लगना है, एन प्लस एल रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, तो उसमें भी ये चीज काम करेगी। फिलहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जी, हम बात कर रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। हर एक को, अब लोग ना बिल्कुल अजीब सी बात करते हैं, वो डिटेल तो उन्हें सारी पता होती है लेकिन वो सिंबल ही भूल जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता लगता कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को जाहिर किससे किया जाता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? n-1 इज इक्वल टू एल। जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कुछ इंफॉर्मेशंस हमें मिल रही थी, उसी तरीके से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कुछ बातें हमें बताएगा। वो कौन सी बातें हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से आप फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने बोहर्स मॉडल के डिफेक्ट में देखा था कि जो लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड सीरीज हैं, अगर आप उन्हें एक अच्छे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखें तो ईच लाइन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइन लाइंस। तो वो फाइन लाइंस क्यों बनी हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर ये किस बेस पे एक्सप्लेन होता है? ये एक्सप्लेन होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बेस पे, जो ये कहता है कि देयर आर सब शेल्स इन ए शेल। एक शेल जो है वो अकेला नहीं होता, उसके अंदर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, उन रास्तों को सब शेल कहते हैं। और इन सब शेल्स की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इसी वजह से जब इनमें इलेक्ट्रॉन आता है या इनसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, स्पेक्ट्रम में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यानी कि फाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है फाइन स्ट्रक्चर को और ये कहता है कि एक शेल के अंदर कुछ सब शेल भी होते हैं।
उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, n-1 इज इक्वल टू l। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है, जो कि हमारी मेन हेडिंग चल रही है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के मुताबिक जो s है ना वो स्फेरिकल होता है, सही जनाब। p डम्बल होता है, डम्बल शेप। d में 4 ऐसे हैं विच है 4 लोब्स, और एक ऐसा है जो है बाइलोब्ड विद कॉलर, सही जनाब। आपके पास यहां पर इस हिस्से में आप देख लेंगे कि आपको मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं और उन मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं, और वो शेप्स मैंने एक ही जगह पे सारों को अकोमोलेट कर दिया है। आप देख लें कि S जो है वो 1 तरह का है, P 3 तरह का है, D 5 तरह का है, F 7 तरह का है, और वो सारी शेप्स आपके सामने हैं। उनको हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बेसिकली डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको दिखा दी गई हैं। अच्छा जनाब, D में कितने 4 ऐसे हैं जिनमें 4 लोब होते हैं, एक बाइलोब्ड विद कॉलर होता है। F जो है उसकी 7 शेप्स होती हैं, उन पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद जो है वो L को लेकर चलना है, L की वैल्यूज को लेकर चलना है। तो अगर L की वैल्यू 0 आ जाए ना जी, L की वैल्यू 0 कब आएगी, कब आएगी, जब n-1 करें तो 1 फर्स्ट शेल के लिए ना, फर्स्ट शेल के लिए L की वैल्यू होती है 0। मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट शेल के लिए L की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं S सब शेल की। अगर हम सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल की बात करें तो L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जिस तरह फर्स्ट शेल में सिर्फ S सब शेल होता है, सेकंड शेल के अंदर S सब शेल भी होता है, P सब शेल भी होता है। थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल में L की वैल्यू होती है 0, 1, 2, यानी कि थर्ड शेल में S, P और D होते हैं। क्लियर हो गया जी। अगर कोई डाउट है तो देख लें, आप जब n-1 करते हैं यहाँ पे सेकंड शेल के लिए n-1 करें, 2-1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 का मतलब है कि 1 और इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज पॉसिबल है। 1 का मतलब खाली 1 नहीं है, तो 1 से नीचे क्या है, 0, सही है जी। थर्ड शेल के लिए देखें, n इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 3-1 इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ L की वैल्यू 2 ही होगी, बल्कि इसका मतलब है कि 2 भी होगी, 2 से नीचे वाली भी होगी, 1 भी होगी, 0 भी होगी। थर्ड शेल में कितने सब शेल, 3 सब शेल। फोर्थ शेल में कितने सब शेल होंगे, L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, यानी कि S, P, D और F 4 सब शेल होंगे। तो फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं, और फोर्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं। क्लियर हो गया जी मामला। चलें फिर अब देखते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशंस की तरफ आगे जाना पड़े और देखना पड़े कि हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है 2 × 2l+1, और ये फार्मूला बताता है इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल। एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। L की वैल्यू 0 रखेंगे ना जब आप, तो S में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। P के लिए हल करें 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के लिए हल करें 10 इलेक्ट्रॉन्स, F के लिए हल करें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सही है जी बात। तो ये आपने देख लिया, क्लियर हो गई बात। अब एक और बात भी है, वो भी यहाँ पर तो हमें जगह नहीं मिली, ऊपर लिख लेते हैं। अब हम लिख रहे हैं फार्मूला 2l+1। 2l+1, 2l+1 को अगर हम हल करें तो फिर क्या पता लगता है, हम यहाँ पे L की वैल्यू लगाते हैं, हल करते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम यहाँ पे पहले L की वैल्यू 0 लगाते हैं, क्या जवाब आएगा फार्मूले का, 1 जवाब आएगा। सही जनाब। L की वैल्यू 1 लगा दें, क्या जवाब आएगा, 3 जवाब आएगा।
L की वैल्यू 2 लगा दें 5 जवाब आएगा, L की वैल्यू 3 लगा दें 7 जवाब आएगा। सही जनाब। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल कैसे निकलते हैं। एक सब शेल में ऑर्बिटल्स निकालने हो तो ये फार्मूला लगेगा। अब बहुत सारे फार्मूले हो गए हैं, एक बारी क्विकली मैं रिवीजन दे दूं। रेडियस निकालने के लिए रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर या r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर। एनर्जी के लिए -13.315 ओवर एन स्क्वायर। 2n स्क्वायर से एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, n स्क्वायर से एक शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद निकलती है, 2l+1 से एक सब शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद निकलती है, 2 × 2l+1 से एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकलती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज जो हमने सीखे, ये इन्हें नटशेल केमिस्ट्री को हमने आपको बताया है। इन्हें अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए मुश्किलात ना काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी और आपको कोई परेशानी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये था जी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर और कुछ सवाल एक दो और देखेंगे भी, मिलाकर सारे क्वांटम नंबर्स को, फिर आगे की तरफ चल जी आगे चल रहे हैं। हमारी अब बात आ गई है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आज की हमारी डिस्कशन का आखिरी हिस्सा है। हमने कुछ सवाल भी आपके सामने बोर्ड पर लिख लिए हैं जो क्वांटम नंबर्स से रेलेवेंट हो सकते हैं। ये सवाल इंतहाई आसान है और आज की डिस्क्रिप्शन में से ही पूछे गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इम्पोर्टेंस है क्वांटम नंबर्स की वो बड़ी डिसाइसिव है। वहाँ पर जाकर हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रिलेटिवली इजी सवाल हैं, उम्मीद है कि आप इन्हें फ़ौरन से हल भी कर पाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना जी, इसे m से जाहिर किया जाता है। और अगर आप, जैसा कि पिछला फार्मूला आपने देखा, क्या फार्मूला था, 2l+1, उसे हल करें तो आपको पता लग जाएगा कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। अगर मैं इस फार्मूला को साथ साथ हल कर लूं तो l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू भी सिर्फ 0 ही आती है। सही है जनाब। अगर l की वैल्यू 1 रखी जाए तो m की वैल्यू आती है 0 ± 1। सही हो गई जी बात। अगर l की वैल्यू 2 रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी 0 ± 1 ± 2। सही जी। और अगर l की वैल्यू 3 रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी 0 ± 1 ± 2 ± 3। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने l की वैल्यू 0 लगाई थी तो यहाँ पर जवाब कितना आया था, यहाँ पर जवाब आया था 1। 1 का मतलब है कि m की 1 वैल्यू होगी। सही है जी, एक वैल्यू आएगी m की, और वो वैल्यू क्या आई है जी, 0 आई है। अगर l की वैल्यू 1 लगाएं आप इस फार्मूले में तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आती हैं। 3 वैल्यूज क्या क्या हैं, 0 +1 -1। कितनी वैल्यूज हो गई, 3। तो ये फार्मूला क्या बताता है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m। m की कितनी वैल्यूज आएंगी, ये नहीं बताता कि m 0 होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, सिर्फ ये बता रहा है फार्मूला कि कितनी वैल्यूज आनी है। अगर आप l की वैल्यू 2 लगाएं तो यहाँ पे 5 वैल्यूज आएंगी फार्मूले के मुताबिक। 5 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 0 +1 -1 +2 -2। और अगर l की वैल्यू 3 लगाएं तो फिर m की कितनी वैल्यूज आएंगी जी, 7 वैल्यूज आएंगी। और वो 7 वैल्यूज अब तो आपको याद हो गई होंगी, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो इस तरीके से आप अगर सब शेल का नंबर पता हो, l की वैल्यू पता हो, तो m की वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है जी, मामला बिल्कुल क्लियर है। मैं दोबारा से बता दूं कि 2l+1 से जो जवाब आते हैं ना, वो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m हैं। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारी मदद कहाँ करता है, जैसे कि सब शेल वाले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने की या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने की।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जी आप नाम देते हैं ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। सही जी, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये हमें बताता है ओरिएंटेशन, सिम्त, ओरिएंटेशन को कहते हैं सिम्त, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, साथ साथ हमें बताता है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपका क्लियर होगा, लेकिन फिर भी डीजेनरेसी का मतलब है एक जैसी एनर्जी। सही जी, अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी हो, आप कहते हैं कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां से हमें डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स का भी पता लगता है, साथ साथ हमें पता लगता है जी मैन इफेक्ट। अच्छा, जी मैन इफेक्ट क्या होता है? जी मैन इफेक्ट क्या होता है देख लेते हैं जनाब। जी मैन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग of spectral lines due to magnetic field। अब जरा हमें रुककर इस बात को एनालाइज कर लेना चाहिए। ये है एक न्यूक्लियस और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर आपने लाइट डाली, ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइड, एक्साइड के बाद ये हुआ डी एक्साइड, इसने एक रेडिएशन खारिज कर दी। आपने उस रेडिएशन को एक हल्के से सस्ते से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखा, आपको नजर आई उसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह वगैरह। आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेस पर, यानी कि n की बेस पर। फिर आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा हुए, आपने एक अच्छा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खरीदा, फिर आपने इस लाइन को देखा, फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज को देखा, तो आपको पता लगा लाइमन सीरीज में तो छोटी छोटी लाइनें और भी हैं। आपने कहा ये फाइन स्ट्रक्चर है, मल्टीपल स्ट्रक्चर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन नहीं होगा, इसके लिए नया क्वांटम नंबर लाएंगे। क्या नाम होगा? एल। क्या नाम है उसका? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर जब ये क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन हो गया, आपने अचानक से इस एटम के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एक एक लाइन जो यहां नजर आ रही थी वो स्प्लिट हो गई फर्दर, वो स्प्लिट हो गई फर्दर। अब ये जो स्प्लिटिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई है। आपने इसे नाम दिया जी मैन इफेक्ट, और आपने कहा भाई इसकी वजह ये है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सब कुछ छोड़ दें, जो भी व्हाट्सएप फेसबुक साथ साथ चल रही है उसे बंद कर दें, अर्तुगरुल चल रहा है उसे भी बंद कर दें। भाई ये वाली लाइन के साथ आगे ये छोटी छोटी लाइनें क्यों आ गई? आपने कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो जो ऑर्बिटल्स थे ना वो डीजेनरेट थे। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो फिर ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। सही है जी, और उस वजह से ये लाइनें आ रही हैं। तो इसे आपने कह दिया ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, जो हमें डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है, और ये भी बताता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे हो रही है। क्लियर हो गया जी बात? इसी से हमें पता लगती हैं वो शेप जो थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको दिखाई थी। तो एम की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है एम की वैल्यूज पता हो आपको कि किसके लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता है, आपको पता है कि एस की शेप कैसी है, आपको पता है पी डम्बल शेप होता है, 3 तरह का होता है। सही है जनाब? पता है डी कितने तरह का है? 4 लोब होते हैं उसमें ऐसे, बाकी मैंने बना भी दिए वहां पर। तो ये 2 लोब्स के दरमियान में जो है ना, इसे नोड कहते हैं। नोडल प्लेन और नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का कोई चांस ना हो, अगर वो एक सिंपल पॉइंट है तो आप उसे नोड कह देंगे। अगर एक पूरी लाइन लगा दें तो ये नोडल प्लेन हो जाती है, जैसे कि डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन है। क्लियर हो गया जी? ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और है स्पिन क्वांटम नंबर, को बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं है तो मैं इसलिए थोड़ा सा ही एस डालकर लिख दूं। स्पिन क्वांटम नंबर ना श्रोडिंगर ने नहीं बताया था, श्रोडिंगर के पास थे
प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। स्पिन बाद में आया। अब स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें सेल्फ रोटेशन जो है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बताता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेल्फ रोटेट कर रहे हैं, एक तो ये बताता है। अगर वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आप उसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ रखते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो -½ रखते हैं एस की वैल्यू। सही जी। स्पिन क्वांटम नंबर से हमें रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगती है। ये सारी बातें हो गई। चले एंड पर कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके साथ ही आज की डिस्कशन खत्म होगी। लेकिन ये क्वांटम नंबर जब आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर सुने तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, वरना फिर हम जो सवाल आगे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो आप हल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो कहता है फॉर n = 3 आपने बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल आर। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये असल में सवाल है। तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे जी? 2n²। 2n² को हल करें तो चार्ली ऑप्शन आ जाता है 18। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन m शेल। m शेल कौन सा होता है? पहला शेल होता है k, दूसरा l, तीसरा m। k शेल के लिए 1 2 3। हमारा फार्मूला क्या था जी ऑर्बिटल्स निकालने के लिए? n² लगाएं तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन 9 जवाब आ जाता है, यानी कि थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं। तीसरा सवाल श्रोडिंगर्स इक्वेशन डिड नॉट हैव। जैसा कि मैंने कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो थे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर नहीं था। अगला सवाल जी विच ऑर्बिटल हैज यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सारे स्पेस में इक्वल होती है। कौन से ऑर्बिटल के लिए? तो जो ऑर्बिटल यूनिफॉर्म होगा उसी के लिए होगी। और यूनिफॉर्म कौन सा है? एस। देखें एस स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो फिर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। पी में यूनिफॉर्म नहीं है। पी में देखें सेंटर से यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एरिया में आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, इस एरिया में या इस एरिया में, लेकिन दरमियान में जहाँ पे नोड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो कहाँ पर ये एस जो होते हैं ना स्फेरिकल शेप वाले, इनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। आखिरी सवाल है जी विच ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट रेडियस। अब ये देखें जरा, सारे एस नजर आ रहे हैं। अब सारे एस नजर आ रहे हैं, हमने कहा कि भाई एस तो सारे एक जैसे साइज के होते हैं, तो ये सवाल कैसे हमने पूछ लिया कि किसका रेडियस ज्यादा है? तो भाई रेडियस जो है उसके लिए एक फार्मूला भी तो है। वो क्या फार्मूला है? R = 0.529 n²। n क्या है यहाँ पर? n शेल का नंबर। सारे s ही हैं लेकिन एक शेल के s तो नहीं ना है। 1s 2s 3s 4s। 4s कौन से शेल का है? चौथे शेल का। तो चौथे शेल का जो रेडियस है वो तो ज्यादा होगा। तो फोर्थ शेल जो है इसका रेडियस जनाब बड़ा ज्यादा होता है। तो डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर लिया 4s। सही जी। जाते जाते दो इंफॉर्मेशंस और भी मैं बताता चलूं क्योंकि हमारी किताब में कहीं ना कहीं लिखी हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड भी हैं। वो क्या है कि जो रेडियस का डिफरेंस होता है ना जी, रेडियस का डिफरेंस वो इस तरीके से कम होता है। सही जी। और एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इस तरीके से ज्यादा होता है। ये आपने याद रख लेना है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी अगले टॉपिक के साथ।